हेलो फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र आप सभी का अवधूत नगरी के यूपीएससी एकेडमी में स्वागत करता हूं। अवधूत नगरी एक ऐसी एकेडमी है जहां पर आप सिविल सर्विस की प्रिपरेशंस कर सकते हैं और इसके फाउंडर हमारे सर मिस्टर अंकित मिश्रा जी है। यह हिंदी माध्यम विद्यार्थियों के लिए स्पेशल बैच की सुविधा उपलब्ध करवाता है। यहाँ पर आप डेली करंट अफेयर्स, वीकली टेस्ट सीरीज और डिस्कशन क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसके बारे में डिस्क्रिप्शन डिटेल में दे दी गई है। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें दिए हुए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। तो आइए आज का सेशन हम शुरू करते हैं। आज डेट है 28 अक्टूबर 2020 और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे जो डेली के आर्टिकल्स प्लस एडिटोरियल होते हैं वो द हिंदू के होते हैं, प्लस उसके एक्स्ट्रा कुछ पीआईबी से या फिर ऑल इंडिया रेडियो से या फिर जहाँ से भी जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं उसके बारे में बताया जाता है। तो हम पहले द हिंदू के पेज नंबर फर्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो आपका फर्स्ट पेज देखिए, इसमें ये बताया गया है कि यूएस टू सपोर्ट इंडिया डिफेंस टेरिटरी। यूएस जो है वो इंडिया के डिफेंस टेरिटरी को सपोर्ट करेगी। ठीक है, यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि यूएस जो है इंडिया के डिफेंस ऑफ टेरिटरी को सपोर्ट करेगी, जिसमें क्या है जो पोम्पियो है, ठीक है, जो पोम्पियो है वो क्या करेंगे, राइजेस सिक्योरिटी थ्रेट फ्रॉम चाइना आफ्टर 2+2 टॉक। आपको पता है 2+2 की मीटिंग चल रही है। इसके बारे में मैंने आपको कल भी डिटेल में कल की क्लास में बताया था और यहाँ पर भी वही चीजें हैं 2+2 मीटिंग के बारे में। तो इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है कि जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट है, वो क्या करेगा, इंडिया को सपोर्ट करेगा। किस चीज के लिए सपोर्ट करेगा इंडिया को? टू डिफेंड इट्स टेरिटोरियल सोवरेनिटी एंड लिबर्टी, मतलब यानी कि उसकी संप्रभुता और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए। और यहाँ पर यह भी बताया गया है कि जो यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइकल पोम्पियो है, उन्होंने ये सब बातें कही है। कब कही है? ट्यूसडे को कही है। ठीक है, और एड्रेसिंग द मीडिया एट द एंड ऑफ द थर्ड इंडिया यूएस 2+2 मीटिंग, 2+2 की जो डायलॉग मीटिंग हुई है वो तीसरी है और उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा है। और ये भी बताया कि इन न्यू दिल्ली, कहाँ कहा है? न्यू दिल्ली में। मिस्टर पोम्पियो इज आल्सो सेड दैट चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी इज नो फ्रेंड नो डेमोक्रेसी। मिस्टर पोम्पियो ने यह भी कहा है कि जो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी है वो लोकतंत्र का दोस्त नहीं है, डेमोक्रेसी का वो कोई फ्रेंड नहीं है। तो इसी चीज के बारे में फर्स्ट पेज पर ये आर्टिकल दिया हुआ है जो कि हमने कवर किया। आइए हम अगले पेज की तरफ चलते हैं, अगले स्लाइड की तरफ। इसी पेज पर जो हमारा सेकंड आर्टिकल है वो ये है कि नाउ आउटसाइडर्स कैन बाय लैंड इन जम्मू एंड कश्मीर। मतलब अब बाहर का कोई भी व्यक्ति जम्मू कश्मीर में जमीन खरीद सकता है। पहले आपको पता था केवल जमीन जो लेन देन होता था वो जम्मू कश्मीर के लोग जम्मू कश्मीर में ही कर सकते थे, उससे बाहर का कोई भी व्यक्ति ना तो बेच सकता था ना उसे ले सकता था। तो अब ये चीजें जब से आर्टिकल 370 हटा तो उसके हटने के बाद काफी चीजें धीरे धीरे बदलाव आ रही है। तो अब क्या हुआ है, अब गवर्नमेंट ने ये कर दिया है वहां पर कि भाई कोई भी आउटसाइडर्स जो है वो वहां पर जमीन ले सकता है जम्मू कश्मीर में। तो यहाँ पर यही चीजें बताई गई है। इसके लिए कुछ लॉ जो है या कुछ रूल रेगुलेशन है वो बताए गए हैं, किस हिसाब से ये इसमें क्लियर समझाया गया है। ठीक है, यहाँ तक कि देखिए पीपल जो आउटसाइडर्स है वो भी वहां पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसमें ये भी लिखा है कि जैसे मैंने आपको बताया कि आउटसाइडर्स जो है वो वहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आउटसाइडर्स इन्वेस्ट कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं वहाँ पर जमीन, ये भी यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, देयर विल बी बार थ्रो द एन एग्रीकल्चर लैंड टू बी यूज्ड फॉर नॉन एग्रीकल्चर पर्पज। मतलब यानी कि एग्रीकल्चर जमीन को अब नॉन एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूज किया जा सकता है, इस टाइप का भी वहाँ पर अब सुविधा है। और लैंड को ट्रांसफर भी किया जा सकता है एक आदमी से किसी इंस्टीट्यूट को या किसी हेल्थ केयर प्रमोशनल के लिए, मतलब इस टाइप से एक चीज से दूसरे चीज के लिए उसे ट्रांसफर भी अब किया जा सकता है। ये सारी सुविधा वहां पर कर दी गई है। तो ये था हमारा ये आर्टिकल कि जो आउटसाइडर्स जो है वो जम्मू कश्मीर में जमीन ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। इस आर्टिकल को भी हमने यहाँ पर फिनिश किया। अगले आर्टिकल की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला जो आर्टिकल है हमारा पेज नंबर 13 से, जो इंपॉर्टेंट है गाइज मैं वही बता रहा हूँ आप लोगों को। पेज नंबर 13 पर जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल क्या है कि यूएस टू सेल डिफेंस सिस्टम वर्थ $2.4 बिलियन टू ताइवान। इसका मतलब ये है कि जो अमेरिका है वो ताइवान को $2.4 बिलियन
क्या करेगा, उसके रग मतलब यानी कि डिफेंस सिस्टम से संबंधित चीजें उसे बेचने के लिए रेडी है। कितने का बेचेगा? 2.4 बिलियन का, याद रखना ये चीज। ठीक है, ये चीज कब कहा है? मंडे को कहा गया है और इसे अप्रूवेशन मिल गई है, और ये अप्रूवेशन मिली है कि 100 हार्पून कोस्टल डॉलर, 100 हार्पून जो तटीय रक्षा प्रणाली की जो चीजें है वो ताइवान को 2.4 बिलियन डॉलर में वो उसे प्रदान करेगा, उसकी बिक्री के लिए उसे मंजूरी मिल गई है। ठीक है, और इसमें यह भी बताया गया है कि जिसे पिछले हफ्ते बीजिंग ने, कि बीजिंग के साथ 1 बिलियन डॉलर की मिसाइल सौदे पर, मतलब यानी कि वहां पर 1 बिलियन डॉलर की बात चल रही थी, तो जिसपे उनकी बहस भी हो गई थी, तो ये चीजें यहाँ पर बताई गई है। आगे इसी आर्टिकल में इसने ये कहा है कि द प्रपोर्ट सेल ऑफ द हार्पून सिस्टम्स की जो हार्पून सिस्टम की जो बिक्री का ये जो मतलब यानी कि प्रपोज है, या ये बयान है, या जो बातें हैं, विल हेल्प इंप्रूव द सिक्योरिटी ऑफ द रिसिप्टेंट, मतलब यानी कि जो जिसे भी मिलेगा उसकी सिक्योरिटी को इंप्रूव करने में काफी मदद करेगा, एंड असिस्ट इन मेंटेनिंग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, और राजनीतिक स्थिरता को भी बनाने में ये काफी उसकी सहायता करेगा, मिलिट्री की बैलेंस करने में भी काफी सहायता करेगा, एंड प्रोग्रेस इन द रीजन, द स्टेट डिपार्टमेंट शेड इन द स्टेटमेंट, और ऐसी भी बातें स्टेटमेंट में कही गई है कि उस रीजन में प्रोग्रेस भी इसके द्वारा संभव है। तो ये सारी चीजें जैसा कि हमने यहाँ पर देखा, बताया गया है कि 2.4 बिलियन डॉलर की जो डिफेंस सिस्टम की चीजें है वो ताइवान को बेचने के लिए यहाँ पर मंजूरी दे दी गई है। मेनली तो ये आर्टिकल है। ठीक है, तो ये आर्टिकल भी हमारा फिनिश होता है। अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं, तो उसमें जो है पेज नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं, और पेज नंबर 14 पर जो आर्टिकल दिया हुआ है वो ये है कि नेगेटिव और जीरो ग्रोथ बट फर्म रिकवरी ऑन। ये किससे संबंधित है? मतलब नहीं कि जो आपका जीडीपी की बातें चल रही थी, जो हमारा कॉन्ट्रैक्शन देखा जा रहा था -10.3, ठीक है, वही सारी चीजें यहाँ पर बताई गई है कि जैसा कि आप सब जानते हैं, ड्यू टू द कोविड 19 के कारण हमारी जो जीडीपी है वो गिर गई है, और लगभग उसका स्तर जो है -10.3 के लगभग पहुंच चुका है। और क्यों हो रहा है? इकोनॉमी हमारे दिन प्रतिदिन जो है वो डाउन जाती जा रही है। तो यहाँ पर यही सारी बातें बताई गई है। यहाँ पर ये चीज कही गई है कि एफएम क्या कहता है, कि एफएम कहता है कि ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ इन फाइनेंशियल ईयर 21 could be the close to IMF -10.3% estimate, expect festive season to the spur sustain demand। इसका मतलब ये है कि जो वर्ष 2021 होगा उसमें जो आईएमएफ की -10.3 के जो करीब, मतलब यानी कि जो आपका बताया गया है जीडीपी की, ठीक है, तो वो क्यों, उसके द्वारा क्या हो सकता है? त्योहारी सीजन, इसके अलावा क्या हो सकता है? त्योहारी सीजन की थोड़ी उम्मीद है कि शायद डिमांड बढ़ जाए और शायद ये ग्रोथ कर जाए, ये चीज ऐसा प्रतीत हो रहा है। इसमें ये भी बताया गया है कि जो गवर्नमेंट की पहली रिमार्क है, जो पहले उनका जो दृष्टिकोण है इस ग्रोथ के बारे में, इस ईयर के ग्रोथ के बारे में, तो उसमें ये सारी जो बातें हैं निर्मला सीतारमन जी कहती हैं मंगलवार को। ठीक है, मंगलवार को ये बातें कहती हैं कि जो इंडिया का जो जीडीपी है कुड बी सी जीरो, इंडिया की जो जीडीपी है वो शून्य या नकारात्मकता वृद्धि भी देखी जा सकती है उसमें, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है, हो सकता है ग्रोथ मिले ही ना, या हो सकता है इतना ग्रोथ मिले कि वो ना के बराबर ही हो। तो ये सारी बातें किसने कही है? निर्मला सीतारमन जी ने कही है, ट्यूसडे को कही है। समवट क्लोज टू द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स प्रोजेक्शंस ऑफ -10.3, और वही चीजें आ गई यहाँ पर भी कि 2020-21 के लिए जो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के जो प्रशिक्षण का जो माना जा रहा है वो कितना माना जा रहा है? -10.3% माना जा रहा है। तो और क्या बताया गया इसमें? इसमें ये बताया गया है कि जो कॉन्फिडेंस सॉरी ए स्टडी एंड सस्टेनेबल रिकवरी, जो स्थायी और स्थिर रिकवरी है, वो बातें जो चल रही है वो क्या कर रही है? एडिंग इंडिया वुड इमर्ज एज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग। इससे क्या होगा? भारत को, मतलब नहीं कि सबसे तेज गति से जो अर्थव्यवस्था बढ़ रही है उसके रूप में भारत एक उभरेगा, कि भारत में ये चीजें एकदम से बहुत ग्रोइंग कर गई, एकदम से काफी बढ़ गई, इस रूप में भारत एक उभर कर सामने आ सकता है। ये सारी चीजें यहाँ पर बताई गई है। तो ये भी आर्टिकल गाइस हमने फिनिश किया। अगला जो आर्टिकल है हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। आर्टिकल फिनिश हो गया हमारा, अब एडिटोरियल का पेज आ गया, पेज नंबर जो कि 6 होता है। ठीक है, तो एडिटोरियल में जो पहला एडिटोरियल है यहाँ पर है वाइल द वेवर कंपाउंड कंड्रम। इसमें बताया गया है कि वाइल द वेवर ऑफ द इंटरेस्ट इज वेलकम, एमएससी नीड मोर हेल्प। इसका मतलब ये है कि जो ब्याज दिया गया था एमएसएमई के ऊपर, जो ब्याज लग रहा था, उस ब्याज में जो छूट है, जो छूट देने की बात चल रही थी, उसके बारे में उससे संबंधित ये आर्टिकल है। इसमें क्या बताया गया देखिए, चीजें यहाँ पर क्लियर है। इसमें जो एमएसएमई ना, आपको पता है लगभग जो गवर्नमेंट ने लोन, सॉरी जिन लोगों ने लोन लिया था उस पे हुआ क्या, लगभग यानी कि 6 महीने तक का
उस पे ब्याज छूट की माफ की बात चल रही थी कि ब्याज छोड़ दिया जाए, ब्याज ना लगे। आपको पता है कोविड-19 के कारण कई लोग अपने इंस्टॉलमेंट जो है टाइम पर नहीं भर पाए, उन पे ब्याज लग रहा है। उन्हें मेमोरेंडम भी दिया गया जिसके द्वारा उन्हें मतलब ईएमआई भरने में आसानी हो सके। तो वो सारी चीजें यहाँ पर बताई गई है कि जो कुल बकाया राशि जो 1 मार्च से 31 अगस्त के बीच में जो दिन का 2 करोड़ से कम थे, उनका क्या होगा, उनके पास मतलब यानी कि उनसे संबंधित उनके जो चक्रवर्ती ब्याज है और जो साधारण ब्याज है, तो उनके बारे में ही यहाँ पर ये मुद्दा उठा है। और क्या है कि जो लाभार्थी की जो उनकी पहचान करके जो ऋणदाता है, उनके जो मानदंड है, उनकी वर्तनी में यह सुनिश्चित किया जाए कि जो ब्याज के ऊपर ब्याज लग रहा है 5 नवंबर तक, वो वापस कर दिया जाए। ठीक है, जो आपका ब्याज के ऊपर ब्याज लग रहा है, जो ब्याज की बातें चल रही है, वो वापस कर दिया जाए। जिससे क्या होगा, जो छोटे कर्जदार है, ठीक है, जो ले रखा है बेचारों ने, जिसने लोन जो नहीं चुका पा रहे हैं, उन्हें थोड़ी सी राहत मिल जाएगी। ठीक है, ऐसा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की नसीहत दी गई है। ठीक है, और इसमें साफ साफ ये बता दिया गया है कि कथित तौर पे कि रोशनी के संदर्भ के त्योहार जो कि हमारा दीपावली आ रहा है, कहा गया है कि जो आम आदमी की जो दीपावली है वो सरकार के हाथ में थी। ठीक है, अगर सरकार चाहे तो ये जो दीपावली है सही से आम आदमी मना सकता है, चाहे तो वो, तो यहाँ पर ये चीजें बताई गई है। मेन इसका मतलब क्या है, यहाँ पर मेन है जो ब्याज लग रहा है उस ब्याज को यहाँ पर छोड़ने की बात की जा रही है। बस आपको यही समझना है जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, इसमें एक चीज और बताई गई है, वो चीज क्या है, सॉरी वो तो आर्टिकल हो गया पूरा। तो हाँ, उसमें एक चीज और है, वो क्या बताई गई है कि जो 6 महीने के लिए टाइम पीरियड, आप ध्यान रखना, जो 6 महीने का ब्याज रखा है ना, वो 6 महीने के ब्याज को वापस करने की मांग की जा रही है। ये है आपका सेकंड पॉइंट। अब देखिए हम अगले एडिटोरियल की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो एडिटोरियल है वो है हमारा जीएसटी से संबंधित। चीजें वही घूम फिर के आ रही है। ठीक है, हम लोग ये सारे आर्टिकल और एडिटोरियल लगभग कर चुके हैं, फिर से वही चीजें आ रही है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, इसमें ये बताया गया है कि जीएसटी एंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द पॉलिटिकल नेगोशिएशन, की जो मतलब जीएसटी की और जो राजनीतिक वार्ता थे, उनकी कॉम्प्लेक्सिटी, जो जटिलता है, उसके बारे में यहाँ पर बात चल रही है। विद over the last couple of the month, the center and the states have not been the same pace over issues connected with the goods and service tax. यहाँ पर ये बताया गया है कि जो मतलब नहीं कि पिछले जो कुछ महीने से जो सेंटर हो गई या जो स्टेट्स है, उन्होंने क्या किया है, मतलब यानी कि जो एक मतलब बात पे नहीं टिक रहे हैं, एक चीजों पे नहीं है, और इश्यू जो बन रहा है वो गुड्स और सर्विस टैक्स को लेकर बन रहा है, जीएसटी को लेकर बन रहा है। फिर परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है, एज ए रिजल्ट जो सेंटर है, सेंटर स्टेट रिलेशन हैव द प्लम्बर्ड द डेप्थ, जो मतलब यानी कि केंद्र है वो क्या कर रहा है, राज्यों के साथ जो उनका मतलब यानी कि रिश्ते, बात के संबंध की बात चल रही है, तो वो गहराई जो मतलब जो उनके रिश्ते थे वो यहाँ पर खराब होते नजर आ रहे हैं। और सेकंड चीज, दिस टसल बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स इज हाउएवर नॉट अनकॉमन एंड ऑल फेडरेशन विटनेस बार्गेनिंग इज सम फॉर्म अदर। यहाँ पर यह भी बताया गया है कि ये जो झगड़ा है केंद्र और राज्य के बीच में, वो असामान्य नहीं है। किसी न किसी मतलब बात की जाए तो एक तरह से ये क्या है, एक सौदेबाजी और उसकी में बार्गेनिंग की बात चल रही है। और डाइवर्सिटी ऑफ इंटरेस्ट इज द बेड्स ऑफ द फेडरलिज्म। और जो यहाँ पर संघवाद जो है, मतलब यानी कि वो क्या है, एक तरह से जो संघवाद है, वो एक तरह से मतलब यानी कि बिल्ला का काम कर रहा है, हितों की विविधता के बिल्ला का काम कर रहा है। और ये बताया गया कि देयर विल बी कांस्टेंट नेगोशिएशन ऑफ रिकॉग्निशन, और लगातार मतलब यानी कि लगातार उनमें बातचीत में होगा कि एक रीनिगोशिएशंस, मतलब यानी कि पुनर्जागरण उन चीजों को, एक तो जागरण बातचीत द्वारा करना, और एक उन्हें फिर से उद्भव करना, उद्भित करना आप कह सकते हो, उन बातों को फिर से उठाना। और ये क्या है, इट इज द टेंशन दैट कीप ए फेडरेशन टिकिंग। ये वही सारे तनाव है, मतलब इनके जो क्या करते हैं महासंघ को वहां पे उसने अड़ा के रख रखा है, टिक रखा है या टिका के रख रखा है कि हाँ भाई ये महासंघ है। तो मेन तो चीज ये है कि जो बातें चल रही, जो मुद्दा चल रहा है सेंटर प्लस आपके स्टेट में जीएसटी को लेकर, उससे दोनों में मतभेद जो है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और इस पे सेकंड पॉइंट ये कहा गया कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, जो सेंटर और स्टेट के रिलेशन के बीच में जो आ रहा है बार बार, ठीक है, तो इससे क्या है, जिस भी राज्य ने विद द स्टेट गिवन अप ऑलमोस्ट ऑल देयर पावर टू टैक्स, जिस भी राज्य ने कर लगाने के लिए अपनी सारी शक्तियां दे दी है, तो वहां पर क्या है, जो इन एक्सचेंज फॉर दिस बार्गेन, इस सौदे के बदले में क्या हो रहा है कि जो सेंटर है,
ठीक है, केंद्र ने क्या किया, उन सभी को कंपनसेशन 5 साल के लिए दे दिया। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए कंपनसेशन दे दिया और कहा कि भाई हम आपको मुआवजा जो है, इसका जो भी मुआवजा है वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पर ये बातें बताई जा रही है। इसी में एक चीज और कही गई है कि जो दिस ग्रांड फेडरल बार्गेन वाज सेवरली टेस्टेड दिस ईयर, कि जो ये मतलब यानी कि बात चल रही है सौदेबाजी वाली, वो इसके इस बार मतलब गंभीर रूप से एक तरह से टेस्ट कर लिया गया है। कोविड-19 आपको पता है पैंडेमिक चल रहा है और इस टाइम में ऐसे डिस्ट्रप्शन देखने को हमें देखना पड़ रहा है। जो टैक्स कलेक्शन की जो बातें हैं, प्लम्प्टेड विच इज हैव plummeted which in the turn have led to massive revenue shortfall। इसका मतलब ये है कि जो टैक्स कलेक्शन में जो गिरावट आई है, जिसके कारण क्या हुआ है, राजस्व में भी गिरावट आई है। ठीक है, तो उसके बदले इन टर्न उसके बदले क्या हुआ, दिस इज ऑल्सो रिड्यूस्ड द अवेलेबल रिसोर्सेज इन द कंपनसेशन फंड। तो इसने क्या किया, जो उपलब्ध संसाधन थे उसको भी कम कर दिया है, उपलब्ध संसाधनों को भी कम कर दिया है। और जीएसटी के साथ साथ केंद्र ने क्या किया है, केंद्र ने भी मतलब यानी कि जो केंद्र हेल्ड द विप का हाथ पकड़ लिया और राजस्व को जुटाने में लगा हुआ कि राजस्व फिर से प्राप्त किया जा सके। तो इस टाइप से आप देख सकते हैं कि जो स्टेट है, जो राज्य है, उसे मतलब यानी कि एक तरह से सौदेबाजी करने के लिए यहाँ पर छोड़ दिया गया है। ठीक है, और इसमें एक चीज और है, वो क्या बताई गई है कि जो सेंटर है, ठीक है, जो केंद्र है वो सफलता प्राप्त करने के लिए क्या कर रहा है, मतलब दिन रात कोशिश में लगा हुआ है कि कैसे उसे इसमें हासिल सफलता मिल जाए। और जब यह किया उसने तो इट केम विद स्ट्रेंज अटैच, तो ऐसा लगा कि ये किसी तार से जुड़ा हुआ है। मतलब यानी कि अगर देखा जाए तो क्या हुआ 2020 के अंदर, ठीक है, 2020 के अंदर इसने एक वन नेशन कार्ड चलाया था। ठीक है, वन नेशन वन राशन कार्ड चलाया था। तो इसमें हुआ क्या, और प्लस उसी समय 2 से 3% मतलब यानी कि राजकोषीय घाटे में वृद्धि को भी जोड़ा गया था। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि जो आपके मतलब यानी कि शहरी स्थानीय क्षेत्र थे या जो भी चीजें थी, ये सब सिर्फ एक शोर की बातें थी। और क्या हुआ, यहाँ पर नुकसान को अच्छा करने के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता, मतलब उसकी भरपाई के लिए किसी को मजबूरन यहाँ पर फोर्स नहीं किया जा सकता। ये सारी चीजें यहाँ पर क्लियर की जा रही है। आगे अगला जो एडिटोरियल है हमारा, वो है इंडिया डिस, यहाँ पे देखिए डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्कॉम मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपनीज। ठीक है, यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपनीज मतलब जो कंपनियां इलेक्ट्रिसिटी जो डिस्ट्रीब्यूट कर रही है उनके बारे में ये आर्टिकल कोरिलेट किया गया है। यहाँ पर ये सारी चीजें बताई गई है। यहाँ पर क्या और चीजें बताई गई, यहाँ पर ये भी बताया गया है कि देयर मस्ट बी एन ओवरहॉल ऑफ द रेगुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म एंड देयर डिलीवरेबल्स यूजिंग कॉमन सेंस मैट्रिक्स। मतलब ये हुआ कि जो सामान्य ज्ञान मैट्रिक्स का जो ये लोग उपयोग कर रहे हैं बिजली फर्म, ठीक है, तो उनसे संबंधित बातें हैं। देखिए डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज मतलब डिस्कॉम्स, बता दिया ना मैंने, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है हैव बीन कॉल्ड द लिंचपिन बट आल्सो द वीकेस्ट लिंक इन द इलेक्ट्रिसिटी चेन। मतलब यानी कि ऐसा उन्हें लिंचपन कहा गया है और बिजली श्रृंखला में सबसे कमजोर भी कहा गया है, वीक इलेक्ट्रिक चेन भी कहा गया है। ठीक है, फॉर ऑल इंडियाज ग्लोबल लीडरशिप, मतलब बात की जाए यहाँ पर कि तो भारत के जो वैश्विक नेतृत्व के लिए फॉर ग्रोथ ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, मतलब यानी कि ऊर्जा के नवीनीकरण करने के लिए, एंड एम्बिशंस ऑफ स्मार्ट एनर्जी, और सतत ऊर्जा के लिए, द बक स्टॉप्स विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपनीज, the utilities that typically buy power from generators and retails these to the consumers। तो मतलब क्या हुआ इसका, कि जो मतलब स्मार्ट ऊर्जा के लिए या बिजली की बचत के लिए या उनके रिन्यूएबल के लिए जो वैश्विक नेतृत्व किया जा रहा है, ठीक है, तो वो हो क्या रहा है, यहाँ पर उपयोगकर्ता क्या करते हैं, जनरेटर से बिजली खरीदते हैं। किससे खरीदते हैं, जनरेटर चलाते हैं उससे बिजली खरीदते हैं। और जिससे होता क्या है, लंबे समय से जो सत्ता में कमी के दिन है, लॉन्ग गोन आर डे, जो सत्ता में जो मतलब कमी दिख रही है, उससे हुआ कि उनकी आपूर्ति आपूर्ति में सुधार होता नजर आ रहा है। ठीक है, और ये बात की जाए तो यहाँ पर मतलब एक चीज बता देता हूँ, यहाँ पर साफ साफ ये कहा जा रहा है कि जो आजकल जो बिजली डिस्ट्रीब्यूशन की बात चल रही कोविड-19 के दौरान, इसमें तो बल्कि और अच्छी होनी चाहिए, लेकिन हालात देखे जाए तो इससे पहले के जो हालात थे वो काफी बेटर बताए जा रहे हैं। यहाँ पर ये चीज कही जा रही है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कंपनी of regarding the electricity। याद रखना, distributions of the company regarding the electricity is current situation is not so good। ठीक है,
इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस सिचुएशन। अगर पिछले सिचुएशन के कंपैरिजन में बात की जाए तो पिछले सिचुएशन के कंपैरिजन में आज का सिचुएशन जो है वो इतना बेटर नहीं है जितना कि पहले का सिचुएशन था। यहाँ पर इस आर्टिकल में यही चीज है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसमें देखिए ये चीजें यहाँ पर क्लियर की गई है कि लगभग 1 लाख करोड़ 1 लाख करोड़ का कैप्चर मतलब पॉपुलर इमेजिनेशन किया गया था, ऐसा आंकड़ा लगाया गया था कि लगभग 1 लाख करोड़ की मतलब यानी कि आंकड़े की अनुमान की गई थी। और जो आंकड़ा था, जो ये आंकड़ा था, जो ये फिगर था, ये रफली व्हाट द गवर्नमेंट प्राप्ति की गवर्नमेंट के प्राप्ति का जो गवर्नमेंट के प्राप्ति है उसके द्वारा यहाँ पर उनके बकाया राशि को दिखाया गया। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपनीज के बकाया राशि को इनके इस पोर्टल पर दिखाया गया। ये पोर्टल का नाम लिख रखा है गाइज, और कुछ नहीं है। इस पोर्टल को उनके दिखाया गया, ठीक है। और उनकी फाइनेंशियल स्थिति के बारे में भी यहाँ पर बताया गया कि और जनरेटरों को जो बकाया राशि, जो जनरेटर बिजली दे रहे थे उनकी बकाया राशि कितनी बताएगी, 2 करोड़ देखिए 2,27,000 करोड़, 2,27,000 करोड़ इतनी बकाया राशि उन जनरेटर कंपनियों को बताई गई इस कोविड-19 के दौरान में। जो ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पर की जा रही है। मतलब एक तरह से ये फिगर दिया है, जो बकाया राशि है वो फिगर दिया है कि जनरेटर कंपनियां जो यूज कर रही थी बिजलियां, ठीक है, तो उनकी बकाया राशि कितनी है, वो सारी चीजें यहाँ पर क्लियर की गई है। तो इस हिसाब से ये सारी चीजें बताई गई है। ये आगे देखिए कुछ अब हमारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अदर न्यूज़पेपर से, ऑल इंडिया रेडियो से, या पीआईबी से, या फिर अदर रिसोर्सेज से, जो कि हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने गाइस अभी आपको बताया कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, तो उन्हीं टॉपिक्स के बारे में हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है हैज आस्क्ड ऑल लैंडिंग इंस्टीट्यूशन टू क्रेडिट द इंटरेस्ट वेवर ऑन लोन। वही चीजें आगे देखिए, उन्होंने क्या कहा है कि जो भी मतलब यानी कि 1 मार्च 2020 से जो शुरू होने वाले 6 महीने की जो 2 करोड़ रुपए तक की जो ऋण लगे थे, जो ब्याज लगा था, जिन्होंने लोन लिया था, उनके ब्याज को माफ कर दिया जाए। यहाँ पर ये बात कही जा रही है। वही बात रिपीट हो गई जो कि हमने अभी द हिंदू में रिपीट किया था। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है कि यूनियन रोड मिनिस्टर जो हमारे नितिन गडकरी साहब है, उन्होंने क्या अनाउंसमेंट की कि लगभग 1.8 किलोमीटर जो लंबी फैनी ब्रिज कनेक्टिंग है, मतलब यानी कि 1.8 किलोमीटर जो लंबा फैनी पुल बनेगा, वो कब तक पूरा हो जाएगा बांग्लादेश में, वो दिसंबर तक, इस साल के दिसंबर तक पूरा कर दिया जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एमएसडी इन कोलैबोरेशन विद देयर यूनाइटेड रेगुलेटर नेशनल काउंसिल ऑफ द वोकेशनल एजुकेशनल। तो इसका मतलब क्या, देखिए यहाँ पर ये बताया गया है कि जो कौशल विकास योजना है, कौशल विकास या उद्यमिता मंत्रालय ने मतलब यानी कि एक नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, उसके साथ मिलकर क्या किया है, एक गाइडलाइन जारी किया है। गाइडलाइन किसके लिए जारी किया गया है, उनको, उन सभी को दिशा निर्देश देने के लिए, जो बॉडीज है और जो असेसमेंट एजेंसीज है, उनको एक दिशा निर्देश देने के लिए कि कैसे काम किया जाए। आगे है जो फिल्म डिवीजन ऑफ मिनिस्ट्री है, उन्होंने क्या किया, एक ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं किसके रिगार्डिंग, जो फिल्म नृत्यांजलि के समापन भाग का आयोजन कर रहे हैं। उस और समापन जो भाग रह गया था, फिल्म जो उनकी नृत्यांजलि थी, उसका जो लास्ट पार्ट रह गया था, तो उसका जो शास्त्रीय नृत्य है, तो उसको ऑनलाइन एक तरह से समारोह के माध्यम से 28 से 30 अक्टूबर तक ऑनलाइन फिल्म समारोह के द्वारा दिखाया जा रहा है। यहाँ पर ये चीज कही गई है। आगे जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है आपके, कि देखिए ये भी अभी हमने अभी पढ़ा था कि 2+2 की जो मीटिंग है वो आपके, उसके बारे में एक टॉपिक आया हुआ। तो यहाँ पर भी वही है कि जो जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, उन्होंने जो 2+2 की वार्ता जो चल रही है, जो तीसरी मीटिंग हुई थी, उसमें अमेरिका विदेश मंत्री माइक पोम्पियो, रक्षा सचिव मंत्री, उनके साथ ये मीटिंग आयोजित हुई है, ठीक है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया है, इन्फेंट्री डे के अवसर पर शुभकामनाएं दी है। अब इन्फेंट्री डे कब मनाया जाता है, ये चीज गाइस याद रखना आप लोग। जो इन्फेंट्री डे होता है वो हमारा, एक मिनट, हाँ, वो हमारा कब मनाया जाता है, 27 अक्टूबर 2020 को मनाया जाता है, याद रखना इन्फेंट्री डे। जापान के प्राइम मिनिस्टर जो कि योशिहिदे सुगा, ठीक है, जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने कहा, क्या कहा कि ही सेड द कंट्री विल बिकम कार्बन न्यूट्रल बाय 2050। उन्होंने कहा कि जो कंपनी है, सॉरी, जो कंट्री है वो होगा क्या, मतलब यानी कि कार्बन न्यूट्रल हो जाएगी कब तक, 2050 तक। ये चीज यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। कार्बन से मतलब यानी कि न्यूट्रल, कार्बन की कमी आ जाएगी, जो टारगेट उन्होंने रखा है वो चीज यहाँ पर बताई गई है।
और ग्लोबल एनर्जी मेजर्स हैव कॉल्ड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ब्रिंग द नेचुरल गैस अंडर द जीएसटी। यहाँ पर ये बताया गया है कि मतलब यानी कि जो वैश्विक ऊर्जा की जो कंपनी है, बड़ी बड़ी जितनी भी लार्जेस्ट कंपनी, उन्होंने एक इस सप्ताह एक आयोजित हो रही है, वो आयोजन किस चीज का किया जा रहा है, जीएसटी मतलब यानी कि एक प्रोग्राम आयोजन किया जा रहा है। उसमें क्या है, देखिए लिखा है, वैश्विक ऊर्जा की बड़ी कंपनियों ने भारत सरकार से इस सप्ताह आयोजित होने वाले जो भारत ऊर्जा फोरम है, जो भी भारत ऊर्जा फोरम आयोजित हो रहा है, उसमें जीएसटी से संबंधित उसके तहत प्राकृतिक गैस लाने का आह्वान किया कि जो मतलब यानी कि जो गैस लगेगी उस पर जीएसटी लगाओ भाई, ठीक है, उस पर जीएसटी के साथ वो गैस दो, उस चीज का यहाँ पर बातें बताई जा रही है। और वाइस प्रेसिडेंट ने, इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट ने फेस्टिवल परंपरा सीरीज 2020 का मतलब लॉन्च किया है। किसके लिए रहे ये फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक एंड डांस के रिगार्डिंग ये रिलेट करता है। तो गाइस इस हिसाब से हमने आज का टॉपिक और आज की जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो हमने यहाँ पर कवर किया। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हर वीक में एक टेस्ट सीरीज यहाँ पर अवेलेबल होती है, जिसके द्वारा आप अपने आप को ऑब्जर्व कर पाएंगे कि आपने जो अपने टॉपिक की तैयारी की है वो कितनी की है, आपकी जो तैयारी है वो किस लेवल की चल रही है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट भी करूंगा कि कृपया करके आप सभी उस टेस्ट सीरीज को देने की कोशिश करें, ताकि आप अपने बारे में एक सही आकांकन कर सके और अपने आप को पहचान सके कि क्या आपकी तैयारी से रियल में, क्या वास्तविक में सही चल रही है। और ऐसे ही हमारे जीएस के भी कम्पिटिटिव वीकली टेस्ट सीरीज अरेंज करवाए जाते हैं, तो जिसका आपको देने में काफी ही लाभप्रद होगा जो आपके लिए। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके इसे लाइक करें, शेयर करें और बेल बटन को क्लिक करके आप इसके द्वारा अपडेट भी रह सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आप इसके टेलीग्राम के डिटेल पर जाके, टेलीग्राम चैनल पर जाकर अवधूत नगरी टाइप करके उसे ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल की डिटेल डिस्क्रिप्शन डिटेल में जाकर वहां से देखकर वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आज का सेशन खत्म करता हूं और उम्मीद करूंगा कि आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। जय हिंद एंड हैव ए नाइस डे आल्सो। थैंक यू गाइस। हैव